गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं नीति आयोग सीरीज के अगले लेक्चर पर बात करने वाला हूँ। ये मेरा 5वां लेक्चर है। इसके पहले मैंने 4 लेक्चर बनाया है और जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है नीति आयोग के द्वारा जो स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75 जारी किया गया है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि स्कूल एजुकेशन के बारे में मैं इस पर चर्चा करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो उद्देश्य है वह है कि प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर पर नामांकन एवं प्रतिधारण 100% प्राप्त करना एवं 10वीं शून्य ड्रॉप आउट प्राप्त करना। यानी कि जो प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर है, यानी कि 8 क्लास तक 100% इनरोलमेंट रेशियो हो। इसके अलावा 10वीं में जो शून्य ड्रॉप आउट, यानी कोई बच्चा 10वीं में जाने के बाद क्लास को ना छोड़े, तो ये अभी टारगेट रखा गया। इसके बाद है स्कूली वर्ष में 100% उपस्थिति करना, एनएस द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक सुधार लाना। अभी तो ऐसा देखा गया है कि जितने बच्चे इनरोल होते हैं उतने स्कूल जाते नहीं है। 50% 60% ग्राउंड उपस्थिति होती है, तो उसको 100% तक करने की बात की गई है। तीसरा जो है वो उद्देश्य है कि व्यावसायिक शिक्षा के लिए मजबूत ढांचा स्कूल स्तर से तैयार करना। सबसे बड़ी चुनौती है कि हम लोग जो एजुकेशन प्राप्त करते हैं व्यावसायिक स्तर का नहीं होता है, जिस कारण से रोजगार प्राप्त करने में काफ़ी समस्या आती है। तो इसमें ये भी एक उद्देश्य में शामिल है जो कि ज़रूरी है कि व्यावसायिक शिक्षा के लिए मजबूत ढांचा स्कूल स्तर से तैयार करना। चौथा, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना। और 5वां है प्रत्येक राज्य की स्थिति के अनुसार शिक्षा स्तर पर विशेष ध्यान देना। तो ये पाँचों उद्देश्य को कवर किया गया है। हम देखते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है। यही फॉर्मेट है नीति आयोग द्वारा जो पब्लिश किया गया, इसका यही फॉर्मेट है। पहले उद्देश्य होता है, उसके बाद वर्तमान स्थिति, फिर बाधाएं, और उसके बाद आगे की राह या वे फॉरवर्ड। मैंने जितना भी टॉपिक करा है इसी फॉर्मेट में करा है। ये काफ़ी हेल्पफुल है मेंस के आंसर राइटिंग के लिए। और कुछ फैक्ट्स के ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेट पीसीएस में एग्जैक्टली फैक्ट आ जाता है, और नहीं तो यूपीएससी में जो एक हमें ट्रेंड मिलता है, जो एक पता चलता है कि इतना भी डेटा है। तो एग्जैक्ट डेटा तो यूपीएससी कभी नहीं पूछता, लेकिन इतना ज़्यादा बढ़ा कर दे देता है या कभी घटा कर दे देता है, जिस कारण से हमें एक ऑप्शन एलिमिनेशन में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो उसके लिए ये, तो चलिए देखते हैं वर्तमान स्थिति क्या है। तो पिछड़ी जनजातीय क्षेत्र में 50% है, यानी कि 50% अभी एजुकेशन लिटरेसी रेट है। दूसरा, एनसीईआरटी की रिपोर्ट के अनुसार स्कूली प्रक्रिया में काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। निजी स्कूल में शिक्षा का स्तर सरकारी माध्यमिक स्कूलों से ठीक है, यानी कि दिखाता है कि जो सरकारी स्कूल है वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। चौथा पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा के लिए 16 सत्र में 4790 प्रशिक्षण स्कूलों की मान्यता प्राप्त हुई है। 3662 स्कूल इस पर कार्य कर रहे हैं, यानी कि मान्यता तो मिल गई थी 4790 की, लेकिन अभी तक 3662 ही काम कर रहे हैं। सबसे भयानक स्थिति वर्तमान में है कि राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड शाखा के अनुसार दिनों दिन सीनियर स्तर पर विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या करना बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण दिमागी तनाव जो कि परीक्षा से या अपने करियर जुड़ा होता है। ये सबसे बड़ी समस्या देखी जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चा आईआईटी की तैयारी करते हैं, कोटा में रहते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी सुसाइडल रेट देखा जाता है। काफ़ी बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। इवन 10वीं के एग्ज़ाम में भी, जिसका कोई महत्व नहीं है, सिर्फ उसका यूज होता है सिर्फ आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए। कोई फॉर्म डालिए तो डेट ऑफ बर्थ के लिए सिर्फ 10th का मार्कशीट मांगा जाता है। उस एग्ज़ाम के लिए भी बच्चे ऐसा देखने में आता है सुसाइड कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें को ठीक करने की आवश्यकता है, और यहाँ पर ध्यान दिया गया है। अब देखते हैं कि मेनली बाधा क्या है। तो बाधा ये है कि सबसे पहला बाधा तो धन के आवंटन को लेकर ही है कि अपर्याप्त धन। वर्तमान में केंद्र एवं राज्य का जीडीपी आवंटन 3% है, जबकि वर्ल्ड बैंक के अनुसार 4.7% है। ये 4.7% माना गया है, लेकिन है अभी मात्र 3%। कि अपना पे धन जब नहीं रहेगा, जब फंड ही नहीं रहेगा, तो फिर हम लोग कैसे वहाँ पर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको कैसे हम लोग अफोर्ड कर पाएंगे। दूसरा है शिक्षक रिक्तियाँ और बुनियादी ढांचे पर ध्यान न देना। शिक्षक काफ़ी रिक्तियाँ पड़ी हुई है। आप लोगों ने सुना होगा कि बिहार यूपी में इतनी वैकेंसी अभी शिक्षक खाली है, पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है। तो यह भी एक चुनौती है। और सिर्फ नियुक्ति की समस्या नहीं है, नियुक्ति के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन पर भी ध्यान देना होगा। जो शिक्षक नियुक्त होते हैं उनका क्वालिटी पर भी स्पेशली ध्यान देना होगा। अगर बाय द वे नियुक्ति हो गई है और उनका उस स्तर का नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा, तभी जाकर हम प्राइमरी एजुकेशन को ठीक कर सकते हैं। व्यवसायिक शिक्षा के लिए कम विकल्प का होना, यह भी एक चुनौती है। चौथा है स्कूली स्तर पर मनोवैज्ञानिक शिक्षकों की कमी एवं उनके द्वारा कम सहायता देना। हाँ, यह भी एक चुनौती है कि स्कूली स्तर पर मनोवैज्ञानिक शिक्षा तो है ही नहीं भाई। इसको तो मतलब माना नहीं जाता है कि ये कुछ शिक्षक भी होते हैं मनोवैज्ञानिक कोई।
जो शिक्षक हम लोग मैथ, साइंस, संस्कृत, हिंदी के शिक्षक जानते हैं, गाँव में बोलिए कोई मनोवैज्ञानिक शिक्षक है तो उसको शिक्षक मानेंगे नहीं वो लोग। तो ये एक समस्या बना है सबसे बड़ी। शहरों में तो कुछ प्राइवेट स्कूल है जहाँ पर फिर भी काउंसलर की व्यवस्था होती है, लेकिन ये जो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा ज़रूरत है कि मनोवैज्ञानिक शिक्षकों के प्रति लोगों को पहले तो अवेयर करना, नहीं तो बच्चों को जाने नहीं देंगे वहाँ पे, बोलेंगे भाई पागल का टीचर है उसके बाद जाओ ही मत। तो इस तरह का टैग दे दिया जाता है गाँव के स्तर पर। तो ज़रूरी ये चीज़ क्या है कि हम लोग पहले अवेयर करें कि मनोवैज्ञानिक शिक्षक भी होते हैं और बच्चों को मानसिक स्थिति में कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद उनकी नियुक्ति की जाए और वहाँ बच्चों को भेजा जाए ताकि जो कुछ उनकी मनोवैज्ञानिक समस्या है उसको दूर किया जा सके। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एजुकेशन में। अगर आप मानसिक रूप से कमज़ोर हैं या फिर किसी कुछ ऐसा घटना है जो आपको परेशान कर रही है जिसका तो आपको पढ़ाई में काफ़ी वो डाइवर्ट करता है, ठीक है। तो ज़रूरी इस चीज़ को लेकर भी एक मनोवैज्ञानिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाए और ये बाधा के स्तर पर इसमें रिकॉग्नाइज़ किया गया, ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद प्रशिक्षण केंद्रों का अभाव, जो कि समय समय पर शिक्षकों एवं बच्चों के लिए आवश्यक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रशिक्षण केंद्र शिक्षा के लिए जरूरी है। जो अच्छे शिक्षक है और जो जिनका जो मानक जो रखा गया है उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, उनके लिए तो अति आवश्यक है ही। इसलिए आवश्यक है क्योंकि देखिए समय के अनुसार हर चीज़ बदलते रहता है। पहले हम लोग ऑफलाइन पढ़ाई करते थे, आज से 10 साल पहले कोई सोचा नहीं हुआ कि इस तरह से स्टडी होगी कि मोबाइल के थ्रू आप पढ़ पाइएगा। लेकिन 10 साल के बाद सारा चीज़ चेंज हो गया। जो भी टीचर है, स्पेशली मुखर्जी नगर टीचर, सारे टीचर ऑनलाइन आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने स्किल को सीखा कि ऑनलाइन में पढ़ाते कैसे हैं, डिजिटल बोर्ड में कैसे पढ़ाते हैं, सीखा, स्किल को अडॉप्ट किया और आज जाकर वो पढ़ा रहे हैं। जो टीचर इस क्षेत्र में पिछड़े रह गए हैं उनका दायरा काफ़ी सिमट गया है। तो ये तो मैंने केवल एक तरीका बताया, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ऐसे ज़रूरी है कि शिक्षकों की ट्रेनिंग प्रत्येक 2 या 3 साल पर होती रहे। जो नया नया चीज़, जो टेक्नोलॉजी जो इवॉल्व हो रहा है उसको लेकर वो अपने आप को अडॉप्ट करें और बच्चों को भी ज़रूरत है वो भी चीज़ को अडॉप्ट करें, क्योंकि कोई शिक्षक डिजिटली साक्षर हो जाए तो उससे काम नहीं चलेगा। अगर स्टूडेंट्स कंफर्टेबल नहीं है ऑनलाइन पढ़ने में तो भी समस्या है। तो दोनों स्तर पर आवश्यक, इसे लिखा गया प्रशिक्षण केंद्रों का अभाव जो कि समय समय पर शिक्षकों एवं बच्चों के लिए आवश्यक है। और स्कूली स्तर से कौशल विकास को बढ़ावा न देना जो कि वैकल्पिक रास्ता रोजगार का हो सकता है, बिल्कुल सही बात है ये। और स्कूली स्तर पर केवल हम लोग मैथ, साइंस, ज्योग्राफी यही सब पढ़ो और 10th में नंबर लाओ, इसी सिस्टम पर काम चल रहा है अभी। इस कारण से नंबर तो आ जाते हैं, स्ट्रेस के बावजूद बच्चे पढ़ते हैं, अपना नंबर लाते हैं, लेकिन फिर उनको रोज़गार नहीं मिल पाता। फिर रोज़गार के लिए सरकारी नौकरी करो, फॉर्म इतना गिरता है, आप देख ही रहे कितना भीड़ है। तो कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ कौशल विकास से बढ़ावा दिया जाएगा तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो चलो यार मुझे सर इतना कॉम्पिटिशन में जाना ही नहीं है, बस अपना अपना स्किल है, अपना रोज़गार के क्रम में अभी से ही लग जाना है, तो ये चीज़ हो जाएगा। लेकिन हम लोग के पास जो कौशल विकास है उसको बढ़ावा दिया नहीं जाता है और स्कूल का पार्ट ही नहीं होता है कौशल विकास। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक रोज़गार की संभावना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। और ऐसे ही भीड़ बढ़ती जाएगी गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो इस पर ध्यान दिया गया है और सरकार के द्वारा बहुत सी इनिशिएटिव चलाई जा रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, लेकिन उसको स्कूल से नहीं जोड़ा जा रहा है। वो तो बस वैसे है कि कोई युवा है वो कोई स्किल सीख ले और उसके बाद वो रोज़गार पर अपना चले जाए, ऐसा नहीं होता है। उसको स्कूल से जोड़ना होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्कूल से होते हुए आगे बढ़ता है। कोई कैसा भी स्टूडेंट आज के दौर में देखा जाएगा तो कोई कैसा भी घर का हो, कम से कम स्कूल तो जाते ही होगा वो। और स्कूल अगर वो जाता है और वहाँ पर अगर कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाए तो लाजमी है कि कुछ ना कुछ कौशल उसके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा, पढ़ाई के साथ साथ आ जाएगा। और अगर पास एजुकेशन है, कौशल है, तो आप अपने अधिकारों को समझेंगे और बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो ये ज़रूरी है। सबसे पहले ज़रूरी है कि सबको स्कूल में इनरोल कराया जाए, जैसा कि यहाँ बोला गया है 100% टारगेट प्राप्त करना, उसके बाद उसमें कौशल को जोड़ा जाए, ठीक है। तो दोनों काम साथ साथ चलना चाहिए। तो ये बाधाएँ हैं, बाधाएँ काफ़ी अच्छी अच्छी पॉइंट लिखी गई है। मेंस में सब पॉइंट को डाल दीजिएगा तो आपका काफ़ी वैल्यू एडिशन हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की राह। आगे की राह में पहला पॉइंट है कि प्रत्येक बच्चे के शिक्षा के निष्कर्षों पर नज़र रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय शैक्षिक रजिस्ट्री की स्थापना करना। तो ये शिक्षा के निष्कर्ष यानी कि किस तरह से उसकी स्टडी चल रही है इसकी जांच करने के लिए तो सबसे पहले ज़रूरी है कि पहले उनका डेटा हो। सारे बच्चों का डेटा जब तक नहीं रहेगा तब तक हम लोग ऑनलाइन असेसमेंट कैसे कर पाएंगे। तो पहले डेटा इकट्ठा करना, डेटा इकट्ठा करने के बाद अगर सब लोग रजिस्टर हो जाता है वहाँ पर तो हम लोग आराम से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। दूसरा है शिक्षा का आवंटन, GDR प्रतिशत दुगना कर कम से कम 6% करना। अभी कितना है, अभी मात्र आपका है 3% में नहीं है, अभी 3% के राउंड है, ठीक है। उसको बढ़ाया कितना करना है, 6% करना है। कोठारी आयोग यही बोला था। शिक्षा योग्यता जांच के लिए न्यूनतम मापदंड जैसे सुधार शिक्षा में लागू करना बिल्कुल ज़रूरी है ये, क्योंकि जब तक मापदंड सही नहीं रहेगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे जो शिक्षक हैं उनके पास अगर
बेहतर नॉलेज नहीं होगा तब तक हम अच्छा नॉलेज सीख भी नहीं पाएंगे। तो ज़रूरी है कि शिक्षकों के लिए बेहतर मापदंड लागू हो। ठीक है। और दूसरा जो इसमें पॉइंट में लिखा ही गया है कि समय समय पर उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए भी, प्रशिक्षण के लिए भी व्यवस्था की जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट है, संस्थाओं की भी मान्यता के लिए कठिन योग्यता की जांच करना। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान खुल जाते हैं, स्पेशली आपने देखा होगा इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सारे खुल गए हैं जहाँ पूरा एडमिशन में नहीं होता है। तो इस तरह से बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी खुल गए हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सबसे बड़ा माध्यम है स्कूल। स्कूल खोलने पर जितना प्राइवेट होता है उतना किसी चीज़ में नहीं है। तो इसीलिए अब जो जिनके पास भी बहुत ज़्यादा रिसोर्स होता है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, स्कूल खोल लेते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा उचित समझते हैं। और इससे क्या होता है कि इतने सारे प्राइवेट स्कूल खुल जाते हैं कि वहाँ पर क्वालिटी को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है। ज़रूरी है इस चीज़ की मान्यता के लिए कठोर मापदंड जारी किया जाए। इसके बाद 5वां है कि विशेष रूप से तैयार एप्टीट्यूड टेस्ट 9वीं कक्षा में करना एवं इसके पुनः जांच 10वीं में फिर से करना, जिससे छात्रों को नियमित ट्रैक बनाम एडवांस ट्रैक का विकल्प चुनने का अवसर दिया जाए। ये भी काफ़ी अच्छा है। यह प्रणाली कुछ विकसित देशों द्वारा अपनाई गई है, ये प्रणाली की बात कर रहा है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षकों की नियमित भर्ती, कठिन योग्यता जांच द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण सुनिश्चित करना। वही बात है कि पहले अच्छे से उनका जांच हो प्रक्रिया में, उसके बाद भी प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए। बच्चों के मानसिक तनाव को जांचने समझने हेतु विशेष कक्षा का आयोजन नियमित करवाना, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि सुसाइड रेशियो कम से कम हो पाए। जो 10th बच्चे सुसाइड करते हैं उनका उतना स्तर होता नहीं है, वो हल्का सा प्रेशर झेल नहीं पाते हैं। जैसे कि अगर आप लोग यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के अंदर तो क्षमता है कि आप झेल पाएगा। सबसे अधिक प्रेशर तो कम से कम होता है कि जो यूपीएससी तैयारी कर रहे होते हैं, 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट तक नहीं होता है तो काफ़ी प्रेशर हो जाता है, फिर भी सुसाइड अब तो नहीं करते हैं, स्पेशली यूपीएससी के बच्चे, क्योंकि जब वो पढ़ते हैं सिलेबस को तो उतना उतना उनका माइंड उतना ब्रॉड हो जाता है, चीज़ों को समझ जाते हैं, सुसाइड नहीं करते वो। लेकिन 10th के बच्चे के पास उतना उतना ज्ञान नहीं होता, उसका दिमाग उतना डेवलप नहीं होता है कोई चीज़ों को समझ पाए कि ये कुछ नहीं है। तो ज़रूरी ये चीज़ क्या है कि उनके लिए एक बेहतर शिक्षक हो, एक बेहतर मनोवैज्ञानिक शिक्षक हो जो उसको समय समय पर उसको मोटिवेट करते रहें। ठीक है। तो ये पूरा हो गया, जो जो इस पर दिया था मैंने सारा करा दिया इस पर, और काफ़ी अच्छा दिया इस पर। उद्देश्य, वर्तमान स्थिति, बाधाएं और आगे की राह, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी प्रीलिम्स के लिए देखिए इसमें हम तो प्रीलिम्स के लिए आपको यहाँ पे इसमें प्रीलिम्स के लिए कुछ खास डेटा नहीं है। ठीक है। लेकिन मेंस के लिए काफ़ी डेटा है। बाकी के मैंने वीडियो में बताया था कि प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सा डेटा है। इसमें मेनली मेंस के लिए डेटा था ज़्यादा। ये आप देख सकते हैं 6% जो है, अगर ये बोल कभी वर्तमान में 6% लागू है जीडीपी का एजुकेशन में तो गलत हो जाएगा, हमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।